morning, all of you. Pedagogy of Hindi इसका वीडियो 15 लास्ट है ये आपका सब्जेक्ट का। इसमें जो पढ़ रहे हैं वो मूल्यांकन, और मूल्यांकन के अंतर्गत हिंदी विषय में प्रश्न पत्र निर्माण। आधार पत्र को नील पत्र भी कहते हैं। यह शब्द भवन निर्माण से लिया गया है। भवन निर्माण का आधार नीले रंग का होने से मूल्यांकन में भी यह उस नाम से चल गया। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन का एक विशिष्ट स्थान है। परंपरागत परीक्षा के रूप में प्रारंभ से ही इसका शिक्षण प्रक्रिया पर एकाधिकार बना रहा है। विद्यार्थियों की सफलता, शिक्षकों के शिक्षण का स्तर तथा अभिभावकों एवं जन साधारण को विद्यार्थियों की प्रगति की जानकारी का मापदंड परीक्षा ही रही है। इसके महत्व को माध्यमिक शिक्षा आयोग ने निम्न शब्दों में प्रकट करते हुए कहा है कि शाला कार्य का इस प्रकार का मापन विद्यार्थी, अध्यापक, अभिभावक एवं जन साधारण सभी संबद्ध व्यक्तियों के हित में आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए परीक्षाएं ही सामान्यतः अपनाए जाने वाला एक साधन है। परंपरागत परीक्षाओं पर अतिशय निर्भरता तथा केवल ज्ञानात्मक उद्देश्य के कारण शिक्षण प्रक्रिया में परीक्षा का प्रभुत्व हो गया है तथा अन्य सभी शैक्षणिक घटक गौण हो गए हैं। नील पत्र बनाते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण या ध्यान रखने योग्य तथ्य कि बालकों का स्तर एवं आयु के अनुरूप ही प्रश्न पत्र बनाया जाना। बालकों के स्तर तथा आयु का अनुमान लगाने का सर्वोत्तम साधन बालकों की कक्षा है। जिस कक्षा का प्रश्न पत्र बनाना है उसको आधार मानकर ही विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र का निर्माण करना चाहिए। नील पत्र सदैव विषय वस्तु से संबंधित करके ही बनाना चाहिए। इधर उधर के तथ्यों को समावेशित नहीं करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम के अनुसार ही अध्यापकों द्वारा पढ़ाया जाता है। अतः अत्यधिक बाहर की वस्तुओं को जोड़ने से विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ आ जाता है तथा उन्हें सदैव परीक्षा के संबंध में भय बना रहता है। इस कारण परीक्षार्थी दो प्रश्नों को सही तरीके से नहीं कर पाता। प्रश्न के महत्व तथा उसके बौद्धिक स्तर के अनुरूप ही प्रश्नों के अंकों का निर्धारण किया जाना चाहिए। जैसे निबंधात्मक प्रश्नों के अधिक तथा लघुत्रात्मक प्रश्नों के कम अंक निर्धारित करने चाहिए, ताकि छात्र परीक्षा में उन्हीं अंकों के अनुरूप प्रश्नों को संक्षिप्त अथवा विस्तृत रूप में लिख सके। नील पत्र बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण बात है परीक्षा का समय। परीक्षा में समय निश्चित होता है, अतः नील पत्र का निर्माण भी समय के अनुकूल ही किया जाना चाहिए। अधिक बड़ा प्रश्न पत्र बनाने पर छात्र उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। केवल परीक्षा कारण समझकर ही करते हैं, अतः प्रश्न पत्र का महत्व तथा गरिमा दोनों का ह्रास होता है। प्रश्न पत्र समयावधि अनुकूल बनाना चाहिए। आधार पत्र में निम्नलिखित आधार निश्चित होते हैं। फर्स्ट है उद्देश्यानुरूप अंकभार। बौद्धिक ज्ञान प्राप्त प्रश्नों के अनुरूप ही प्रत्येक प्रश्न पर अंक निर्धारित करने चाहिए। जैसे बौद्धिक प्रश्नों के अंक समान एवं कम होने चाहिए, क्योंकि इससे छात्र को अधिक सोचने तथा लिखने की आवश्यकता नहीं होती तथा सामान्यतः इन प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए इन्हें हल करना आसान होता है। ज्ञान से संबद्ध प्रश्नों के हल विस्तृत होते हैं तथा इसमें बालकों की मानसिक योग्यता की भी जांच होती है, क्योंकि इसमें छात्र को विस्तृत विवेचना करनी पड़ती है। इसमें निबंधात्मक प्रश्न आते हैं, अतः इन प्रश्नों के अंक अधिक निर्धारित किए जाने चाहिए। प्रश्न प्रकार एवं अनुरूप अंकभार। निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्रात्मक प्रश्न, अति लघुत्रात्मक प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सामान्यतः प्रश्न पत्र में
4 प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं तथा उनके महत्व के अनुरूप ही अंकों का भी बंटवारा किया हुआ होता है। इसमें निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक तथा वस्तुनिष्ठ सभी प्रकार के प्रश्न सम्मिलित होते हैं तथा इनके अंक भी प्रकारानुसार ही निर्धारित होते हैं। विषय वस्तु अनुरूप अंक भाग। विषय वस्तु के विस्तार एवं महत्व के अनुसार विषय वस्तु के प्रभाव में अंकों का निर्धारण किया जाता है, जिससे प्रत्येक भाग को महत्व के अनुरूप अंक भाग मिल सके। निबंधात्मक प्रश्न। यदि भी निबंधात्मक प्रश्न परंपरागत परीक्षा प्रणाली की विधि है, किंतु इन्हें वस्तुपरक बनाकर इनके दोषों का निराकरण किया जा सकता है। इनकी उत्तर सीमा को लगभग 100 शब्दों, 1 पृष्ठ, अन्य 2 पृष्ठ तक निर्धारित किया जाना चाहिए। निबंधात्मक प्रश्नों का बहुत महत्व है, क्योंकि उनका प्रयोजन विद्यार्थियों के अभिव्यक्ति एवं भाषा शैली की जांच करना है, जो महत्वपूर्ण है। निबंधात्मक प्रश्नों के अंक प्रश्न पत्र में दिए गए लघुत्तरात्मक एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से अधिक होते हैं, अतः प्रश्न पत्र में ये अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वर्तमान में निबंधात्मक प्रश्नों के दायरे को सीमित किया जा रहा है। निबंधात्मक प्रश्नों के परंपरागत जैसे प्राचीन रूप है, राज्य के देवी उत्पत्ति सिद्धांत का वर्णन कीजिए, तो राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत का निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर विवेचन कीजिए, है ना। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, पॉइंट इसका लघुत्तरात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्न भी निबंधात्मक प्रश्नों के दोषों के निराकरण एवं निर्धारण, अधिकाधिक पाठ्यक्रम एवं उद्देश्यों को समावेश करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न किसी निश्चित उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए। ये प्रश्न विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति की जांच के साथ वस्तुनिष्ठता की दृष्टि से भी उपयुक्त रहते हैं। इन्हें प्रश्न पत्र में एक पृथक खंड में दिया जाना चाहिए। ऐसे प्रश्नों के उदाहरण निम्नांकित हैं। फिर थर्ड पॉइंट है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। छात्रों के सटीक ज्ञान का पता लगाने के लिए इन प्रश्नों को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किया जाता है। इन प्रश्नों के उत्तर अत्यंत संक्षिप्त अर्थात कुछ शब्दों अथवा एक वाक्य में उत्तर दिए जाते हैं। इन प्रश्नों के अंक लघुत्तरात्मक की अपेक्षा कम होते हैं तथा प्रत्येक प्रश्न का एक निश्चित उद्देश्य होता है। इन्हें प्रश्न पत्र में एक पृथक खंड में दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। फोर्थ पॉइंट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न निबंधात्मक एवं लघुत्तरात्मक प्रश्नों के दोषों को दूर करने तथा संपूर्ण पाठ्यक्रम एवं निर्धारित उद्देश्यों को समाहित करने हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। इनके द्वारा निबंधात्मक प्रश्नों में अविश्वसनीयता तथा अवैधता के दोषों का निराकरण हो जाता है। इनके उत्तर में समय कम लगता है तथा इनका अंकन भी सुगम है। अतः वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रचलन आजकल अधिक हो रहा है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अंकन भी प्रश्न पत्र के अनुकूल ही पूर्ण होता है। सही उत्तर के पूर्ण अंक दिए जाते हैं तथा गलत का कोई अंक नहीं दिया जाता। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में विद्यार्थियों को उत्तर के विकल्प दिए होते हैं। उनमें से किसी एक सही विकल्प के क्रमाक्षर को प्रश्न के समक्ष दिए गए कोष्टक में लिखना होता है। इसके निर्माण में यह सावधानी रखनी चाहिए कि कथन एवं विकर्षों में भाषा की दृष्टि से उचित समायोजन हो तथा विकर्षों या विकल्पों का चयन इस प्रकार हो कि लगभग सही होने का आभास। नीलपत्र का निर्माण। विकल्प योजना है, जैसे राज्य एक आवश्यक बुराई है। ठीक है, क्वेश्चन ले लिया। यह मान्यता जिस विचारधारा की है उसका नाम है व्यक्तिवाद, समाजवाद, साम्यवाद, अराजकतावाद और आदर्शवाद। विकल्प योजना प्रश्न पत्र में संपूर्ण प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि बालकों के संपूर्ण ज्ञान का सही आकलन किया जा सके। अतः प्रश्न पत्र में उपरोक्त 4 प्रकार के प्रश्न शामिल किए जाते हैं।
इसके अतिरिक्त बालकों को निबंधात्मक प्रश्नों को प्रश्न पत्र में विकल्प योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिससे विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार प्रश्नों को चुनकर हल कर सके तथा इस क्रिया में बालकों की लेखन कला तथा रुचि का अत्यधिक उत्कृष्ट उपयोग संभव हो सकता है। विकल्प योजना के अंतर्गत प्रश्न देने से संपूर्ण पाठ्यक्रम को भी प्रश्न पत्र में शामिल करने में आसानी होती है तथा उसे शामिल किया जा सकता है तथा विद्यार्थियों की बौद्धिक योग्यता का ज्ञान किया जा सकता है। नील पत्र का निर्माण उद्देश्य, विषय वस्तु तथा प्रश्न प्रकारों के बार प्रदान करने के उपरांत नील पत्र बनाया जाता है। नील पत्र में तीनों ही क्षेत्रों में दिए गए कार्यों को सम्मिलित रूप में लिखा जाता है। अग्रवत एक नील पत्र का प्रारूप दिया गया है। इस नील पत्र में विषय वस्तु, उद्देश्य, प्रश्न प्रकारों को दिखाकर उसके आधार पर प्रश्नों की संरचना की जाती है। नील पत्र के संबंध में निर्देश लास्ट इसका है कि निम्न निर्देश हैं। फर्स्ट है, प्रत्येक उद्देश्य के 3 नहीं 4 प्रकार के प्रश्नों के लिए खंड बनाएं। 4 प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। योग में भी अंक और प्रश्न दोनों ही संख्या लिखें। प्रश्नों की संख्या कोष्ठक में और अंक बाहर लिखे जाएं। निबंधात्मक प्रश्नों में विकल्प की व्यवस्था भी करें। विकल्प की व्यवस्था सदैव समान उद्देश्य, समान अंक और समान प्रकार प्रश्न में ही की जाती है। विकल्प प्रश्न के 2 अंक 2 बार न जोड़े जाएं। जब किसी प्रश्न को 2 उद्देश्यों के अनुरूप बनाएं तब कम अंक वाले उद्देश्यों में प्रश्न संख्या 0 लिखें। ज्ञानात्मक कौशल, भावात्मक कौशल, है ना, इस तरीके से जैसे पाठ है, शुद्ध वर्तनी है, नए शब्दों के अर्थ है, प्रयोग है, अर्थग्रहण है, लिखित अभिव्यक्ति है, लिखित हिंदी भाषा है, साहित्य में रुचि, आपको फर्स्ट ईयर में भी बताया गया था। उपयुक्त नीलपत्र में घेरे में अंकों की संख्या है, घेरों के बाहर प्रश्नों की संख्या है। इस नीलपत्र में उद्देश्य, विषय वस्तु तथा प्रश्न प्रकारों को उनके बारों के अनुसार दिखाया गया है। नीलपत्र बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य तथ्य है पाठ्यक्रम का संपूर्ण समावेश प्रश्न पत्र में होना, ताकि विद्यार्थी केवल कुछ विशेष या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपयोगी अध्यायों तक ही अपने को सीमित न कर ले एवं प्रश्नों के सभी प्रकार के प्रश्न जैसे निबंधात्मक, लघुत्रात्मक, अतिलघुत्रात्मक, वस्तुनिष्ठ शामिल किए जाए, ताकि विद्यार्थियों की बुद्धि एवं ज्ञान का उचित आंकलन किया जा सके। मूल्यांकन के अंतर्गत आपको ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं और ये मूल्यांकन आप अगर देखना चाहें तो आपका एसएस के सब्जेक्ट में भी है, उसके अलावा आपके पेडागोजी के सारे सब्जेक्ट में भी हैं, फिर उसके अलावा आपका ये नॉलेज एंड करिकुलम इसमें भी है। तो मूल्यांकन के लिए आपको जैसे समग्रता का मूल्यांकन, पाठ्यक्रम मूल्यांकन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम देखा जाता है कि पाठ्यक्रम का संबंध संपूर्ण रूप से शैक्षिक एवं विषयगत आवश्यकताओं की पूर्ति समग्रता के साथ करता है। बाल केंद्रित तक का मूल्यांकन, पाठ्यक्रम मूल्यांकन की द्वितीय विशेषता, उसमें बाल केंद्रितता का मूल्यांकन किया जाता है। इस बिंदु के अंतर्गत यह देखा जाता है कि पाठ्यक्रम का स्वरूप
बाल केंद्रित गतिविधियों के अनुरूप होना चाहिए। शिक्षक की भूमिका का मूल्यांकन। पाठ्यक्रम में शिक्षक की भूमिका तथा छात्र की भूमिका का स्पष्ट वर्णन होता है। जिस पाठ्यक्रम में शिक्षक की भूमिका सकारात्मक रूप में नहीं होता, उस पाठ्यक्रम को उचित नहीं माना जाता। अतः क्योंकि शिक्षक की पाठ्यक्रम को सफल एवं उचित रूप में प्रमुख भूमिका होती है। नेक्स्ट, उद्देश्यों का मूल्यांकन। पाठ्यक्रम मूल्यांकन का चतुर्थ पक्ष उद्देश्य होते हैं। उद्देश्यों की उपयोगिता एवं व्यापकता का मूल्यांकन करने पर मूल्यांकनकर्ता ये ज्ञात करता है कि ये उद्देश्य समाज उपयोगी एवं राष्ट्रोपयोगी है या नहीं। यदि उद्देश्यों में राष्ट्रीय उपयोगिता एवं सामाजिक उपयोगिता का अभाव पाया जाता है, उसमें परिवर्तन की संभावना व्यक्त की है। जीवन से संबंध। मूल्यांकन के पंचम पक्ष में पाठ्यक्रम का जीवन से संबंधित होने का मूल्यांकन किया जाता है। यह पाठ्यक्रम का मानवीय जीवन से कोई संबंध नहीं होता है, उसका शैक्षिक एवं सामाजिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की जाती है तथा इस पाठ्यक्रम का जीवन से संबंध स्थापित किया जाता है। अतः यह भी पाठ्यक्रम के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण पक्ष है। सामाजिक उपयोगिता का सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से भी पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है, क्योंकि जो पाठ्यक्रम समाज उपयोगी नहीं होता है, उस पाठ्यक्रम को समाज में दीर्घ समय तक मान्यता नहीं मिलती है तथा एक निश्चित समय के बाद उसमें परिवर्तन का उपेक्षा की जाने लगती है। व्यक्तिगत उपयोगिता का मूल्यांकन। पाठ्यक्रम मूल्यांकन की दृष्टि से भी व्यक्तिगत रूप से उपयोगी पाठ्यक्रम को समाज में महत्व प्रदान किया जाता है। छात्रों के स्तर एवं योग्यता का मूल्यांकन। मूल्यांकन के महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में इस पक्ष को स्वीकार किया जाता है जब तक कोई पाठ्यक्रम छात्रों के स्तर एवं योग्यता के अनुरूप नहीं होता, तब तक वह पूर्ण पाठ्यक्रम ही माना जाता है, क्योंकि प्रत्येक अच्छे पाठ्यक्रम की यही विशेषता होती है कि वह छात्रों की योग्यता एवं स्तर के अनुकूल हो। यदि मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप पाठ्यक्रम में यह कमी पाई जाती है, उसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। आधुनिक गतिविधियों का समावेश। पाठ्यक्रम संशोधन में मूल्यांकन की भूमिका को निम्न रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश। नवीन शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। शैक्षिक अनुसंधान के निष्कर्षों का समावेश। संसाधन एवं आकांक्षा का समन्वय। सिद्धांत एवं व्यवहार में समन्वय। नवीन शिक्षण नीतियों का समावेश। पाठ्यक्रम मूल्यांकन के सिद्धांत में सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, आकांक्षा का सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत, संस्कृति संबंधी सिद्धांत, शैक्षिक उद्देश्यों का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, जीवन दर्शन का सिद्धांत, व्यवस्था का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीयता का सिद्धांत, आवश्यकताओं का सिद्धांत और राष्ट्रीयता का सिद्धांत। आंकलन मतलब दूबे के शब्दों में निर्धारण। आंकलन का असर उन सभी नीतियों, सिद्धांतों, विधियों की समीक्षा से ही जो छात्रों की शैक्षिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की ज्ञान एवं उनकी पूर्ति के लिए युक्त होती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मैंने बताया था। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य नियमित एवं निरंतर होने वाले मूल्यांकन से है। सतत शब्द का प्रयोग शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के संपूर्ण समन्वित आकलन के लिए किया गया है। शिक्षा की प्रक्रिया विद्यार्थी के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती हुई निरंतर आगे बढ़ती रहती है और यही निरंतरता मूल्यांकन में होनी चाहिए। व्यापक मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है जो विद्यार्थी के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं संज्ञानात्मक सभी पक्षों का
संपूर्ण एवं व्यापक आकलन करती है। इसमें शिक्षार्थी के आकलन के विभिन्न उपकरण एवं तकनीकी काम में ली जाती है। सभी शैक्षिक क्षेत्रों से संबंधित योग्यताएं तथा सभी गैर शैक्षिक व्यवहार के क्षेत्रों की प्रगति के मूल्य निर्धारण को व्यापक मूल्यांकन कहा जा सकता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का संप्रत्यय वास्तव में परीक्षा सुधार के इन सिद्धांतों पर आधारित है। जो व्यक्ति शिक्षण कार्य कराता है उसी व्यक्ति के द्वारा विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाए, तो बाह्य परीक्षक द्वारा नहीं। मूल्यांकन कार्य सत्र के अंत में न होकर संपूर्ण सत्र के समय लगातार होता रहे। मूल्यांकन द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व के बहुआयामी पक्षों की जानकारी प्राप्त हो। सतत एवं आंतरिक मूल्यांकन के संप्रत्यय को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इसमें अधिगमकर्ता के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान दिया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सत्र में चलने वाला शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समय अधिगम कठिनाइयों का निदान तथा उसकी प्रभावी एवं समुन्नत उपचार को सम्मिलित किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CC योजना परंपरागत परीक्षा से प्रभावशाली शिक्षा विधि शास्त्र की ओर स्थानांतरण है। इसके द्वारा छात्रों की प्रतिपुष्टि के साथ शिक्षकों को भी अपनी योजना में सुधार करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होता है। इसकी आवश्यकता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता। परंपरागत परीक्षा प्रणाली जो सत्र के अंत में बाह्य परीक्षा के रूप में होती थी ने कई प्रश्नों को जन्म दिया है। क्या सत्र के अंत में ली जाने वाली इन परीक्षाओं के द्वारा संपूर्ण सत्र में अर्जित विभिन्न योग्यताओं की सही जानकारी मिल पाती है? इसके प्रकार हैं सतत एवं व्यापक आंतरिक मूल्यांकन, सतत बाह्य आंतरिक मूल्यांकन, अब ये नोट कीजिए। असाइनमेंट हिंदी का लास्ट वीडियो है आपकी ये, और टाइम टू टाइम इसके असाइनमेंट डालते रहिए। लघुत्तरात्मक प्रश्न है। फर्स्ट प्रश्न, हिंदी भाषा का अध्यापक होने के नाते हिंदी भाषा का अध्यापक होने के नाते प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? सेकंड है निबंधात्मक प्रश्न। हिंदी प्रश्न पत्र निर्माण में आधार पत्र में कौन कौन से आधार निश्चित करने होते हैं? ब्लूप्रिंट के द्वारा स्पष्ट कीजिए। योजना बनानी है प्रश्न पत्र की आपको, और उसके द्वारा आपको स्पष्ट करना है, उसका आकलन करना है। हिंदी प्रश्न पत्र निर्माण में आधार पत्र में कौन कौन से आधार निश्चित करने होते हैं? ब्लूप्रिंट द्वारा स्पष्ट कीजिए। आपको असाइनमेंट टाइम टू टाइम बनाकर ईमेल करने हैं, और अच्छे से समझ में आपके सारे पेडागोजी के कोर्स में कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट पेपर का ज्ञान तथा पाठ्यक्रम असाइनमेंट वाला है। कुछ एक वीडियो बाकी हैं, वो अच्छे से करें और समझें उस चीज़ को, और एक्सप्लेन करें, सेशनल अच्छे से बनाएं, और असाइनमेंट भी बहुत अच्छी सी राइटिंग में करें। अगर सेशनल सही नहीं होंगे, फ़ोटो नहीं लगाए हैं, हम दोबारा आपसे करवा सकते हैं। आप जो जितना, क्योंकि आपके इंटरनल मार्क्स इन्हीं चीज़ों पर निर्भर होते हैं।
इंटरनल मार्क्स के लिए आपको इन चीज़ों की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है और आराम से करना है। सिस्टमेटिक तरीके से सारे काम होने चाहिए। थैंक यू।